यहाँ पर हम देखते हैं ब्रेक रैगिंग एवं ब्रेक बाइंडिंग के बारे में हम बात करते हैं। ब्रेक रैगिंग क्या होती है? ब्रेक रैगिंग एमपीटी लोड डिवाइस और स्लैक एडजस्टर होता है ब्रेक रैगिंग के अंदर। ब्रेक रैगिंग एक यंत्र रचना है जो कि ब्रेक सिलेंडर द्वारा उत्पन्न ब्रेक शक्ति को पहिए की चाल को कम करने रोकने के लिए ब्रेक ब्लॉक तक प्रेषित करने का कार्य करता है। माल स्टॉक के ब्रेक रैगिंग में एमपीटी लोड डिवाइस तथा स्लैक एडजस्टर लगा होता है, परंतु सवारी स्टॉक में सिर्फ स्लैक एडजस्टर का प्रावधान है। एमपीटी लोड डिवाइस क्या है? यह साधन भी ब्रेक प्रणाली के ब्रेक रैगिंग में लगा है। तो ये एमपीटी लोड डिवाइस है। यह साधन भी ब्रेक प्रणाली के ब्रेक रैगिंग में लगा है। यह साधन सिर्फ 8 पहिए वाले बोगी स्टॉक में लगा होता है। इसका कार्य ब्रेक एप्लीकेशन के समय ब्रेक सिलेंडर द्वारा उत्पन्न ब्रेक शक्ति को वैगन की खाली या भरी स्थिति के अनुसार बढ़ाकर देता है। एमपीटी लोड डिवाइस के मुख्य भाग हम देखें। हॉरिजॉन्टल लीवर लाइव होता है, हॉरिजॉन्टल लीवर डेड होता है, टेयर टाई रोड होता है, लोडेड टाई रोड होता है, एमपीटी लोड बॉक्स एमपीटी लोड बॉक्स होता है। एमपीटी लोड बॉक्स कनेक्टिंग लीवर एवं शाफ्ट होती है। वेल क्रैंक लीवर होता है, दांते वाले गियर होते हैं, साइन प्लेट होती है, एमपीटी लोड हैंडल होता है। एमपीटी लोड हैंडल को खाली स्थिति में रखने पर क्या है? एमपीटी लोड हैंडल को खाली स्थिति में रखने पर टेयर टाई रोड कार्य करता है, जो ब्रेक सिलेंडर द्वारा उत्पन्न शक्ति को न्यूनतम उत्तोलन अनुपात में बढ़ा करके देता है। यानी हम कह सकते हैं जो ब्रेक सिलेंडर के द्वारा उत्पन्न शक्ति है, ब्रेक सिलेंडर द्वारा उत्पन्न शक्ति को न्यूनतम उत्तोलन अनुपात में बढ़ा करके देता है। ई अनुपात एल हैंडल को भरी शक्ति में रखने पर लोडेड टाई रोड कार्य करता है और जिस कारण से ब्रेक सिलेंडर के द्वारा उत्पन्न ब्रेक पावर को उच्चतम उत्तोलन अनुपात में बढ़ाकर देता है। एमपीटी लोड हैंडल की खाली या भरी स्थिति दर्शाने के लिए वैगन के दोनों साइड में सोल बार पर साइन प्लेट लगा होता है। साइन प्लेट के बाएं वाले आधे भाग पर पीला रंग तथा दाएं वाले आधे भाग पर काला रंग लगा होता है। EYL पीला रंग हैंडल की खाली स्थिति तथा काला रंग हैंडल की भरी स्थिति दर्शाता है। वैगन में 42.5 टन या उससे अधिक कुल भार हो जाने पर हैंडल को मैनुअली दाईं तरफ यानी काले रंग पर रखना चाहिए। उसके बाद में हम बात करें एमपीटी लोड की बात करते हैं। एमपीटी लोड क्या होता है? एमपीटी लोड लोडेड डिवाइस है। तो एमपीटी लोड में क्या है? ये हमारा है ब्रेक सिलेंडर, ये यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर लगा हुआ है। दूसरा हम देखें, ये हमारा एमपीटी लोड में ये हॉरिजॉन्टल लीवर है, हॉरिजॉन्टल लीवर लाइव है और हॉरिजॉन्टल लीवर ये डेड है, यानी इधर लाइव इधर डेड में हॉरिजॉन्टल लीवर। फिर चौथा हम देखें टेयर टाई रोड। टेयर टाई रोड कौन सा है? ये है टेयर टाई रोड। पांचवा हम देखें, इसमें लोडेड टाई रोड है ये। फिर छठवा हम देखें, इसमें स्लैक एडजस्टर कहाँ पर है? ये है स्लैक एडजस्टर। सातवां हम देखें, सातवां क्या है? एडजस्टर ट्यूब, तो ये है एडजस्टर ट्यूब। आठवां हम देखें, आठवां क्या है? वेरल, तो वेरल है ये, ऊपर वाला पोर्शन वेरल कहलाएगा, आठवां वेरल है। नौवां है प्रोटेक्शन ट्यूब, ये हमारी प्रोटेक्शन ट्यूब, ये नौवीं है प्रोटेक्शन ट्यूब। 10वां है स्पिंडल पुल रोड के साथ, तो ये है स्पिंडल, किसके साथ में है? ये पुल रोड के साथ में है स्पिंडल। 11वां है कंट्रोल रोड, तो ये कंट्रोल रोड है 11वें नंबर पर। 12वें नंबर पर है कंट्रोल रोड हेड, ये 12वें नंबर पर है कंट्रोल रोड हेड। 13वें नंबर पर है पुल रोड, तो ये 13वें नंबर पर है, ये इसको बोलते हैं पुल रोड, ये 13वें नंबर पर है। 14वें नंबर पर है एमपीटी लोड बॉक्स, ये हमारा एमपीटी लोड बॉक्स, ये 14वें नंबर पर है। 15वें नंबर पर है वेल क्रैंक लीवर, तो 15वां नंबर हम देखें, ये है वेल क्रैंक लीवर, 15वें नंबर पर है। 16वें नंबर पर है कनेक्टिंग लीकेज, ये 16वें नंबर पर है, कनेक्टिंग लीकेज है ये।
17वें नंबर पर है कनेक्टिंग शाफ्ट। कनेक्टिंग शाफ्ट ये है पीछे की साइड कनेक्टिंग शाफ्ट। 18वें नंबर पर है साइन प्लेट, ये साइन प्लेट है। 19वें नंबर पर है एमपीटी लोड हैंडल, एमपीटी लोड हैंडल। और 20वें नंबर पर है गियर, ये बॉगी के लिए जा रहा है इधर। 20वें नंबर पर यहाँ पर गियर है। फिर लोड सेंसिंग डिवाइस के बारे में बात करते हैं। लोड सेंसिंग डिवाइस क्या है, किस तरीके से दिखाई देती है ये लोड सेंसिंग डिवाइस। तो लोड सेंसिंग डिवाइस है सामान्यतः वैगनों में खाली या भरी स्थिति के अनुसार ब्रेकिंग क्षमता प्राप्त करने के लिए एक यांत्रिक संरचना अर्थात एमपीटी लोड डिवाइस का प्रावधान है। एमपीटी लोड डिवाइस का कार्य ब्रेक सिलेंडर के द्वारा उत्पन्न ब्रेक शक्ति को वैगन के आय भार, खाली भार या कुल भार ग्रॉस वेट के अनुपात में बढ़ाकर देना है ताकि निर्धारित ब्रेकिंग दूरी में ट्रेन को खड़ा किया जा सके। परंतु इस पारंपरिक यांत्रिक संरचना एमपीटी लोड डिवाइस की कई कमियां हैं जो इस प्रकार से हैं, जैसे कि इस यंत्र रचना में पुर्जों की संख्या ज़्यादा है जिसके कारण किसी भी एक पुर्जे के न होने से डिवाइस की कार्य क्षमता में फर्क पड़ता है। फिर दूसरा हम देखें कि ये ऑटोमेटिक ट्विस्ट के लिए दिखाई गई है। यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक है, इसमें ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक। तो यहाँ पर एमपीटी लोड डिवाइस की बात करें, एमपीटी लोड डिवाइस का सही सेटिंग न होने के कारण पिस्टन स्ट्रोक निर्धारित सीमा से कम या ज़्यादा प्राप्त होता है। प्रत्येक लोडिंग या अनलोडिंग के बाद मैनुअली एमपीटी लोड हैंडल को बदलना पड़ता है। ऐसा न करने पर ट्रेन में खाली ट्रेन के संचालन के दौरान ब्रेक वाइंडिंग की संभावना होती है या लोडेड में ट्रेन के संचालन के दौरान निर्धारित मात्रा में ब्रेक पावर प्राप्त नहीं होता है। उपरोक्त समस्याओं का निवारण करने के लिए VOVR N VOVYN VLC VCCN VCACM VCVFG इत्यादि वैगनों में कन्वेंशनल एमपीटी लोड डिवाइस के स्थान पर ऑटोमेटिक 2 स्टेज वाले लोड सेंसिंग डिवाइस का प्रावधान किया गया है। यह डिवाइस यांत्रिक सिद्धांत की बजाय न्यूमेटिक प्रेशर के आधार पर कार्य करता है। इस डिवाइस के निम्नलिखित फायदे हैं। इसकी संरचना में कम से कम पुर्जे न्यूमेटिक वाल्व लगे हैं, अतः पुर्जों के गायब होने की संभावना नहीं है, अतः इसकी कार्य क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। LSD के प्लंजर और बफर के बीच में निर्धारित क्लियरेंस रखने पर बार बार सेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इस डिवाइस का अनुरक्षण आसान है। और हम देखें एयर ब्रेक प्रणाली के अलावा न्यूमेटिक लोड सेंसिंग डिवाइस सिस्टम में लगे मुख्य पुर्जे इस प्रकार हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व प्रेशर ट्रांसफार्मर के साथ KEGISL एवं C3W2। फिर है ओवर वॉल्व, VTA वॉल्व है, ऑपरेटिंग वॉल्व है, लोड सेंसिंग डिवाइस LSD डबल चेक वॉल्व के साथ में है, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व N1 टाइप है, चेंज फ्लेक्सिबल पाइप है। इस ऑटोमेटेड लोड सेंसिंग डिवाइस का कार्य वैगन की खाली एवं भरी स्थिति के अनुसार एयर ब्रेक सिलेंडर को क्रमशः 2.2 किलोग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर न्यूनतम तथा 3.8 किलोग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर चार्ज करता है। VTA वॉल्व बोगी वॉलस्टर पर लगा होता है तथा स्प्रिंग बफर बोगी फ्रेम के लोअर स्प्रिंग प्लैंक पर लगा होता है। VTA वॉल्व का कनेक्शन ब्रांच पाइप के द्वारा एयर ब्रेक प्रणाली के ऑक्सिलरी रिजर्वायर एवं दूसरा कनेक्शन कॉमन पाइप ब्रैकेट के रास्ते DV के एमपीटी लोड पोर्ट के साथ होता है। VTA वॉल्व एवं ऑक्सिलरी रिजर्वायर के बीच में N1 रिड्यूसिंग वॉल्व लगा होता है जिसका कार्य एक सिरे के VTA वॉल्व में ऑक्सिलरी रिजर्वायर सिंगल पाइप में 5 kg पर सेंटीमीटर से तथा प्राप्त न्यूमेटिक प्रेशर को VTA वॉल्व के इनलेट पोर्ट पहुंचाने के पहले 4 kg पर वर्ग सेंटीमीटर तक कम करना है। AR ब्रांच पाइप और VTA वॉल्व को फ्लेक्सिबल पाइप के साथ कनेक्ट करता है। फिर हम बात करते हैं कार्य प्रणाली के बारे में। ट्रेन फॉर्मेशन के सभी वैगनों के एयर ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पाइप के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व, ऑक्सिलरी रिजर्वायर, कंट्रोल रिजर्वायर BP प्रेशर से चार्ज होना चाहिए। वैगन की खाली स्थिति में VTA वॉल्व कार्यशील नहीं रहते हैं, अतः VTA के एमपीटी लोड पोर्ट से संपर्क नहीं रहता है जिसके कारण VTA वॉल्व द्वारा कोई न्यूमेटिक संकेत DV को नहीं प्रेषित होता है। इसका डिलीवरी पोर्ट वातावरण से जुड़ा रहता है, अतः खाली स्थिति में ब्रेक एप्लीकेशन के समय DV एयर ब्रेक सिलेंडर को 2.2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर से चार्ज करता है। वैगन के लोडेड स्थिति में बोगी बलस्टर के नीचे आने के कारण दोनों VTA वॉल्व के इनलेट पोर्ट डबल चेक वॉल्व के रास्ते डिलीवरी पोर्ट से कनेक्ट हो जाते हैं।
एक VTA वाल्व के साथ रिड्यूसिंग वाल्व N1 से जुड़े होने के कारण और दूसरे VTA वाल्व के संदर्भ में इसमें न्यूमेटिक प्रेशर कम चार्ज होता है। VTA वाल्व जिसमें अधिक डिलीवरी प्रेशर है डबल चेक वाल्व के शटल को विपरीत दिशा में पुश करता है और DV के MPT लोड पोर्ट को चार्ज करके न्यूमेटिक सिंगल लोड सेंसिंग सिग्नल प्रेशर के कारण DV एयर ब्रेक सिलेंडर में लोडेड स्थिति के अनुसार अधिकतम 3.8 kg वर्ग सेंटीमीटर चार्ज करता है। नेक्स्ट हम देखें स्लैक एडजस्टर। स्लैक एडजस्टर क्या होता है? यह साधन ब्रेक प्रणाली के ब्रेक रैगिंग में लगा होता है। यह साधन सभी प्रकार के 8 पहिए वाले माल डिब्बे एवं कन्वेंशनल सवारी डिब्बों में लगा होता है। इसका कार्य ब्रेक ब्लॉक एवं पहिए के बीच दी गई निर्धारित दूरी अर्थात ब्रेक ब्लॉक क्लियरेंस को स्वचालित कार्य कर समायोजन एडजस्ट करता है। दूसरे शब्दों में कहें, स्लैक एडजस्टर का कार्य ब्रेक ब्लॉक क्लियरेंस को निर्धारित दूरी तक कायम रखना है। ब्रेक ब्लॉक, ब्रेक गियर पिन और पहिए में घिसाव के कारण ब्रेक ब्लॉक क्लियरेंस बढ़ जाता है। अतः स्लैक एडजस्टर ब्रेक एप्लीकेशन के समय स्वचालित कार्य कर ब्रेक ब्लॉक और पहिए के बीच बढ़ी हुई दूरी को कम करके निर्धारित मात्रा तक बनाए रखता है। उसी तरह घिसे हुए ब्रेक ब्लॉक, ब्रेक गियर पिन आदि के बदलने के कारण ब्रेक ब्लॉक क्लियरेंस कम हो जाते हैं। तब स्लैक एडजस्टर ब्रेक एप्लीकेशन के समय स्वचालित कार्य करते हुए ब्रेक ब्लॉक और पहिए के बीच निर्धारित दूरी बनाकर देता है। फिर हम बात करेंगे स्लैक एडजस्टर ब्रेक रेगुलेटर। यहाँ पर हम देखें जैसे कि स्लैक एडजस्टर ब्रेक रेगुलेटर है। ये स्लैक एडजस्टर ब्रेक रेगुलेटर में क्या होगा, जैसे पहले नंबर पर ये लगी हुई है बैरल, क्या लगी हुई है, बैरल लगी हुई है पहले नंबर पर। उसके बाद में दूसरे नंबर पर एडजस्टर ट्यूब है जो कि यहाँ पर लगी हुई है। तीसरे नंबर पर एडजस्टर ट्यूब ईयर जो कि यहाँ पर लगी हुई है। चौथे नंबर पर कंट्रोल रोड है। कंट्रोल रोड चौथा नंबर हम देखें यहाँ पर ये कंट्रोल रोड है। पाँचवें नंबर पर कंट्रोल रोड हेड, ये कंट्रोल रोड हेड है। छठवें नंबर पर स्पिंडल पुल रोड, ये स्पिंडल पुल रोड। सातवें नंबर पर वेरल स्प्रिंग, तो ये है वेरल स्प्रिंग। आठवें नंबर पर है यहाँ पर क्लच रिंग या क्लच सी के साथ, आठवें नंबर पर क्लच रिंग क्लच सी के साथ है। नौवें नंबर पर लीडर नट है। 10वें नंबर पर एडजस्टर नट है। 10वां नंबर कहाँ है, एडजस्टर नट है यहाँ पर। 11वें नंबर ट्रैक्शन स्लीव, यहाँ ट्रैक्शन स्लीव है। 12वें नंबर पर पे आउट स्प्रिंग, ये पे आउट स्प्रिंग है 12वें नंबर पर। 13वें नंबर पर है टेकअप स्प्रिंग, ये है टेकअप स्प्रिंग। 14वें नंबर पर क्लच स्प्रिंग, ये है क्लच स्प्रिंग। 15वें नंबर पर है क्लच, तो ये है क्लच। 16वें नंबर पर है प्रोटेक्शन ट्यूब, तो ये प्रोटेक्शन ट्यूब है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रेक वाइंडिंग की बात करते हैं। ब्रेक वाइंडिंग क्या है? ब्रेक वाइंडिंग सामान्यतः ट्रेन संचालन के दौरान लोको पायलट और गार्ड आवश्यकता के अनुसार ट्रेन की गति पर नियंत्रण करने के लिए या ट्रेन को स्थिर स्थिति में लाने के लिए ब्रेक एप्लीकेशन का कार्य करते हैं। सामान्यतः ब्रेक एप्लीकेशन के समय ही ब्रेक ब्लॉक पहिए से जकड़ करके उसकी चाल के लिए अवरोध उत्पन्न करता है। परंतु जब ब्रेक एप्लीकेशन ब्रेक पावर की आवश्यकता न हो तब ब्रेक प्रणाली या ब्रेक रेगिंग के किसी दोष के कारण ब्रेक ब्लॉक स्वचालित होकर के अर्थात ऑटोमेटिक पहिए से जकड़ जाते हैं या ब्रेक रिलीज प्रक्रिया के समय पहिए से ब्रेक ब्लॉक अलग नहीं हो पाते हैं, तो उस परिस्थिति में ब्रेक वाइंडिंग के ब्रेक पावर जाम कहते हैं। ब्रेक वाइंडिंग के कारण की बात करें, ब्रेक वाइंडिंग का कारण क्या है? ब्रेक वाइंडिंग के कारण DV का खराब होना, ब्रेक सिलेंडर का खराब होना, स्लैक एडजस्टर का खराब होना, BP प्रेशर का अत्यधिक लीकेज होना अर्थात BP प्रेशर निर्धारित मात्रा में न होना, CR का ओवरचार्ज होना, पूर्ण रूप से मैनुअली रिलीज न होना, हैंड ब्रेक का बंधा होना अर्थात कसा होना, MPT लोड डिवाइस का हैंडल लोड के अनुसार सही स्थिति में न होना, ब्रेक रिगिंग पुर्जे का जाम होना जैसे कि ब्रेक बीम, ट्रस बार का पॉकेट में जाम होना, हॉरिजेंटल लाइव डेड लीवर का गाइड ब्रैकेट में जाम हो जाना। फिर है ब्रेक वाइंडिंग के लक्षण की बात करें। ब्रेक वाइंडिंग के लक्षण क्या है? ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन रोड का बाहर होना, ब्रेक ब्लॉक का पहिए से जकड़ा होना, ब्रेक ब्लॉक के जलने की दुर्गंध आना, ब्रेक ब्लॉक के जलने से धुआं निकलना, पहिए का गर्म हो जाना, पहिए के ट्रेड पर स्कडिंग घिसाव के निशान का मिलना, इंजन में लोड मीटर में करंट अधिक बताना, गाड़ी का जाम चलना। फिर हम बात करते हैं किसकी? VOXN, VCN, VTPN, VRN वैगन में ब्रेक वाइंडिंग फ्लैट टायर होने पर ब्रेक रिलीज एवं आइसोलेशन की विधि क्या है? तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना है? हैंड ब्रेक रिलीज होना चेक करेंगे। यदि हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो हैंड ब्रेक व्हील को ऑफ लिखा हुआ साइड घुमाएंगे, ब्रेक ब्लॉक का हिलाकर चेक करेंगे। किंतु यदि ऑफ लिखा हुआ मिट गया है तो हैंड ब्रेक व्हील को नज़दीक वाले
नियर ट्रॉली की ओर घुमाएंगे और ब्रेक रिलीज होना सुनिश्चित करेंगे। एमपीटी लोड डिवाइस का हैंडल को लोड के अनुसार सही स्थिति में होना चेक करेंगे। यदि वैगन खाली है तो एमपीटी लोड डिवाइस का हैंडल पीला साइड अर्थात बाईं साइड होना चाहिए, लेफ्ट साइड। और यदि वैगन लोडेड है तो एमपीटी लोड डिवाइस का हैंडल काला साइड अर्थात दाईं ओर होना चाहिए। अब विधि देखते हैं हम आइसोलेटिंग की क्या विधि है। जैसे यहाँ पर विधि क्या है, पहला काम करेंगे हम डीवी का आइसोलेटिंग हैंडल क्षैतिज स्थिति में उठाकर तार से बांधेंगे। डीवी का आइसोलेटिंग हैंडल है उसको क्षैतिज स्थिति में उठा करके उसको तार से बांधेंगे। फिर डीवी का मैनुअल रिलीज हैंडल खींचेंगे। यदि ब्रेक रिलीज हो और ब्रेक ब्लॉक हिला करके हम चेक करेंगे, गाड़ी को चलाएंगे, गाड़ी को ले जाएं। यदि ब्रेक रिलीज नहीं हुए अभी भी तो ब्रेक सिलेंडर का ड्रेन प्लग धीरे धीरे लूज करेंगे और पुनः फिट करेंगे। यदि ब्रेक रिलीज हो गए हैं तो ब्रेक ब्लॉक हिला करके चेक करें, गाड़ी को ले जाएं। और यदि ब्रेक फिर भी रिलीज नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, यदि ब्रेक फिर भी रिलीज नहीं हुआ है तो ऐसे भी पुल रोड की ओर मुँह करके घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे। यदि ब्रेक रिलीज हो तो ब्रेक ब्लॉक हिला करके चेक करें, गाड़ी को ले जाएं। यदि ब्रेक अभी भी रिलीज नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, एंड पुल रोड का पिन निकालें एवं अंतिम हॉल में डालेंगे। फिर ब्रेक का रिलीज होना सुनिश्चित करेंगे और गाड़ी को ले जाएंगे। अब हम देखते हैं इसमें कन्वेंशनल कोच में ब्रेक बाइंडिंग फ्लैट टायर होने पर ब्रेक रिलीज एवं आइसोलेशन की विधि। कन्वेंशनल कोच में किस तरीके से ब्रेक बाइंडिंग और फ्लैट टायर होने पर ब्रेक रिलीज और आइसोलेशन किया जाएगा। तो हम बात करें रिलीज और आइसोलेशन। रिलीज में डीवी का मैनुअल रिलीज हैंडल खींचेंगे। यदि ब्रेक रिलीज हो तो ब्रेक ब्लॉक हिला करके चेक करें। दोनों ब्रेक सिलेंडर के आइसोलेटिंग कॉक को हम बंद कर देंगे। यदि ब्रेक रिलीज न हो तो हम क्या करेंगे, दोनों ब्रेक सिलेंडर का आइसोलेशन कॉक बंद करें तथा जाम ट्रॉली का ब्रेक सिलेंडर का ड्रेन प्लग धीरे धीरे लूज करें और पुनः फिट करें। यदि ब्रेक रिलीज हो तो ब्रेक ब्लॉक को ला करके चेक करें। और अगर हमने आइसोलेट करके बंद कर दिया तो डीवी का आइसोलेटिंग हैंडल क्षैतिज स्थिति में उठा करके तार बांध दे देंगे। और उसके बाद में हमें क्या करना है, यदि ब्रेक रिलीज न हो तो एसएबी के कंट्रोल रोड के पिन निकालें, एसएबी को जाम ट्रॉली की और मुँह करके घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। यदि ब्रेक रिलीज हो तो ब्रेक ब्लॉक ला करके चेक करें। बीपी एवं एफपी आइसोलेटिंग कॉक को बंद करें तथा एआर को पूर्णतः ड्रेन करें। यदि ब्रेक रिलीज न हो तो क्या करेंगे, पाम एंड का पिन निकालें। यदि ब्रेक का रिलीज होना सुनिश्चित करेंगे और फिर यहाँ पर ब्रेक ब्लॉक का रिलीज होना यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, बीएमबीसी कोच। किसकी बात करते हैं, वीएमबीसी कोच, बॉगी माउंटेड कोच है ये बीएमबीसी कोच। बॉगी माउंटेड कोच में ब्रेक बाइंडिंग फ्लैट टायर होने पर ब्रेक रिलीज एवं आइसोलेशन की विधि क्या है। बीएमबीसी कोच बॉगी माउंटेड कोच है, उसमें हम क्या करते हैं, ब्रेक बाइंडिंग फ्लैट टायर होने पर ब्रेक रिलीज एवं आइसोलेशन की विधि हम देखते हैं। रिलीज में क्या करेंगे, डीवी का मैनुअल रिलीज हैंडल खींचेंगे। यदि ब्रेक रिलीज हो तो ब्रेक ब्लॉक हिला करके चेक करें। और आइसोलेशन में हम क्या करेंगे, आइसोलेशन में दोनों ब्रेक सिलेंडर के आइसोलेटिंग कॉक बंद करेंगे। यदि ब्रेक रिलीज न हो तो दोनों ब्रेक सिलेंडर के आइसोलेटिंग कॉक बंद करें। जाम ट्रॉली के फ्लेक्सिबल पाइप के नट को धीरे धीरे लूज करें एवं पुनः फिट करें। यदि ब्रेक रिलीज हो गए हैं तो ब्रेक ब्लॉक हिला करके चेक करें। फिर डीवी का आइसोलेटिंग हैंडल क्षैतिज स्थिति में उठा करके तार से बांध दें। यदि ब्रेक रिलीज नहीं हुए अभी भी तो ब्रेक सिलेंडर का लेच खींचें और रीसेटिंग प्लेट को घड़ी की दिशा में घुमाएं। यदि ब्रेक रिलीज हो तो ब्रेक ब्लॉक को हिला करके चेक करें। बीपी व एफपी के आइसोलेटिंग कॉक बंद करें और एआर को पूर्णतः ड्रेन करें। यदि ब्रेक रिलीज न हो तो पिस्टन रोड फ्लोटिंग लीवर पुनः पिन निकालें। ब्रेक रिलीज होना सुनिश्चित करें और ब्रेक ब्लॉक का रिलीज होना हम यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वीएमसी कोच की बात करते हैं। वीएमसी कोच में वीएमबीसी कोच के अंदर क्या होता है, वीएमबीसी कोच के अंदर यहाँ पर होती है ड्रेन प्लग। ये ड्रेन प्लग है, ये फ्लेक्सिबल पाइप है, ये जो पाइप लगाया गया है फ्लेक्सिबल पाइप है। फ्लोटिंग लीवर पिन यहाँ पर लगी जाती है, फ्लोटिंग लीवर पिन। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखें जैसे ये जो दिखाई गई है ये ब्रेक सिलेंडर आइसोलेटिंग कॉक है, ब्रेक सिलेंडर की आइसोलेटिंग कॉक, इसको हम बंद कर देंगे। रिलीजिंग के विभिन्न स्टेप हम देखें क्या क्या रिलीजिंग के स्टेप हैं। जैसे कि रिलीजिंग के विभिन्न स्टेप में पहला है बीपी प्रेशर का रिसाव या लीकेज बंद करना। जैसे बीपी प्रेशर का लीकेज हम यहाँ से बंद कर सकते हैं और यहाँ से भी हम बंद कर सकते हैं। यहाँ से बंद है तो यहाँ से कर सकते हैं बंद और यहाँ से भी कर सकते हैं।
मैनुअल रिलीज करना, मैनुअल किस तरीके से रिलीज की जाएगी, मैनुअली यहाँ से रिलीज करेंगे डीवी से, डीवी के कॉक को खींच देंगे, मैनुअल रिलीज होगा। फिर ब्रेक सिलेंडर का ड्रेन प्लग 3-4 चूड़ी खोलना, तो ब्रेक सिलेंडर का ड्रेन प्लग है, हम खोल लेंगे 3-4 चूड़ी, यदि डीवी का एडजस्ट पोर्ट चौकअप हो गया है तो। फिर हैंड ब्रेक ओपन या ऑफ स्थिति में है तो सुनिश्चित करना, सिर्फ मॉल स्टॉक के लिए, ऑफ में तो इधर घुमाएंगे, ऑन में तो इधर घुमाएंगे। एमपीटी लोड हैंडल सही स्थिति में रखा जाए ये सुनिश्चित करेंगे, सिर्फ मॉल स्टॉक के लिए, एमपीटी में इधर जाएंगे, लोडेड में इधर घुमाएंगे इसको। फिर हम देखें जैसे कि स्लैक एडजस्टर के बैरल को स्पिंडल की, स्लैक एडजस्टर का जो बैरल है स्पिंडल की दिशा में घुमा करके घड़ी के विपरीत दिशा में हमें घुमाना है, जैसे घड़ी की विपरीत दिशा में इधर घुमाना है। कंट्रोल रोड पिन अनकपल करना है, तो कंट्रोल रोड पिन है इसको अनकपल कर देंगे हम, जैसे यहाँ पर लगी हुई है कंट्रोल रोड पिन, इसको हम अनकपल कर सकते हैं। फिर है ब्रेक गियर पिन अनकपल करना, एंड पुल रोड पिन, पाम एंड पिन की बात करें, एंड पुल रोड है, एंड पुल रोड है ये। फिर आइसोलेशन के स्टेप हम देखें, आइसोलेशन के स्टेप क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब का आइसोलेटिंग हैंडल आड़ी और तिरछी स्थिति में उठा करके उससे ऊपर से बांधना चाहिए, जैसे कि C3W है ये एस्कॉर्ट डीवी है, ESCORT एस्कॉर्ट डीवी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, लेसन अलार्म सिंगल साधन। लेसन अलार्म सिंगल साधन क्या है, ICF हाइब्रिड कोच है ये, इसकी बात करेंगे, ICF हाइब्रिड कोच। अलार्म सिंगल साधन, अलार्म सिंगल साधन एयर ब्रेक होता है, पैसेंजर अलार्म सिंगल डिवाइस होती है, पैसेंजर अलार्म में सिंगल डिवाइस में हम देखें सभी प्रकार के एयर ब्रेक सवारी डिब्बों में आपातकालीन परिस्थिति में ट्रेन रुकवाने के लिए अलार्म सिग्नल साधन का प्रावधान है। अलार्म सिग्नल साधन होता है जैसे ACF जो करते हैं, अलार्म सिग्नल साधन यह एक यात्री सुविधा है जिसको कार्यरत कर यात्री लोको पायलट परिचालक को ट्रेन रुकवाने का संकेत देता है। एयर ब्रेक प्रणाली के अलार्म सिग्नल साधन में मुख्यतः 2 पुर्जे लगे होते हैं, एक तो होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस PEASD, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, एक होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म रिले वॉल्व होता है PEV, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म रिले वॉल्व। पैसेंजर इमरजेंसी रिले वॉल्व 20 मिलीमीटर व्यास के ब्रॉन्ज पाइप के द्वारा ब्रेक पाइप से जुड़ा रहता है तथा साथ ही साथ PEAV 10 मिलीमीटर व्यास के ब्रांच पाइप के द्वारा PEASD से जुड़ा रहता है। PEASD के साथ ही एक ऑपरेटिंग रोड लगा होता है जो कि अंत पैनल के समांतर में कोच के दोनों साइड में बाहर निकलता है। इस ऑपरेटिंग रोड के अंतिम सिरे पर लाल रंग की डिस्क लगी होती है। अलार्म सिग्नल साधन की सामान्य स्थिति में लाल डिस्क क्षैतिज आड़ी स्थिति में रहती है, परंतु अलार्म चेन खींचे जाने पर लाल डिस्क खड़ी स्थिति में घूम जाती है। ऑपरेटिंग रोड के साथ उपयुक्त स्थान पर अलार्म चेन वायर रोप लगी है जो कि कोच के अतिरिक्त भाग से होते हुए दूसरे अंत पैनल तक लगी होती है। यात्रियों के लिए अलार्म सिग्नल साधन को कार्यरत करने हेतु निर्दिष्ट स्थान पर अलार्म पुल हैंडल लगे होते हैं। अलार्म चेन खींचने पर PEASD और PEAV कार्यरत होते हैं, जिसके कारण रिले वाल्व के 8 मिलीमीटर चौक के रास्ते BP प्रेशर वातावरण में बाहर निकलना शुरू होता है, जिसके कारण लोको में BP प्रेशर में गिरावट के कारण लोको पायलट को एयर फ्लो इंडिकेटर की सहायता से संकेत मिलता है और उपयुक्त स्थान पर ट्रेन को खड़ा करता है। फिर हम यहाँ पर बात करें जैसे कि जो डिवाइसेज लगी होती हैं PEASD डिवाइसेज हैं यहाँ पर लगी होती हैं, ये खींचने की स्थिति होती है यहाँ पर, ये सामान्य स्थिति में इस तरीके से होता है, सामान्य स्थिति में इस तरीके से होता है और नीचे यहाँ पर लटका हुआ होता है खींचने की स्थिति। PEAV है 8 mm की कॉक होती है, PEAV कॉक यहाँ पर लगी हुई थी है, ये BP पाइप जा रहा है, ये FP पाइप जा रहा है, आइसोलेटिंग कॉक यहाँ पर लगी होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कट ऑफ एंगल कॉक है जो लगी होती है यहाँ पर, कट ऑफ एंगल कॉक। तो हमें क्या करना है, अलार्म सिग्नल साधन की सामान्य स्थिति में लाने के लिए PEASD पर लगे रीसेटिंग हैंडल को दाईं तरफ घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है। यदि रीसेटिंग हैंडल को घुमाने पर PEASD रीसेट नहीं होती है तो BP प्रेशर का रिसाव जारी रहता है। तो PEAV और ब्रेक पाइप के बीच ब्रांच पाइप पर लगे आइसोलेटिंग कॉक को बंद स्थिति में ला करके रिसाव को बंद स्थिति में करके अलार्म सिग्नल साधन को डमी कर सकते हैं। वर्तमान स्थिति में रीसेटिंग हैंडल में एक वायर रोप लगाए गए हैं जो कि नीचे की ओर लटकती है और यह वायर रोप को रीसेटिंग वायर रोप कहते हैं। चैन पुलिंग होने पर रीसेटिंग वायर रोप को नीचे की ओर खींचने पर PEASD रीसेट हो जाता है और BP प्रेशर निकलना बंद हो जाता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे किसके बारे में, यहाँ पर जैसे आगे हम देखते हैं ये जो सेक्शन है इसमें हम देखें पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बल्ब है, ये यहाँ पर पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बल्ब है, 8 मिलीमीटर का चौक है जहाँ से हवा बाहर निकलती है। फिर इसको हमने क्या किया है, रीसेट करने के लिए हमने क्या किया है, इसको ये जो दाईं तरफ घुमाएंगे, इसको दाईं तरफ घुमा कर रीसेट कर सकते हैं, रीसेटिंग हैंडल बोलते हैं इसको। और ये PEASD डिवाइस यहाँ पर लगी होती है। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वॉल्व है, ये हम बाद में देखेंगे। गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वॉल्व क्या होता है ये।